नमस्कार। नॉलेज एकेडमी 24 के आज के इस गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। बिहार पुलिस की जो बहाली चल रही है ना 19,838 पदों पर, हम उसका पूरा सफर डिकोड करेंगे। जी बिल्कुल। आज हम मेरिट बनने से लेकर शरीर पर वर्दी सजने तक की जो पूरी प्रक्रिया है उसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हाँ, क्योंकि बाहर से देखने पर कई बार ऐसा लगता है कि कुछ बहुत अजीब हो रहा है। मतलब सोचिए, एक उम्मीदवार लिखित परीक्षा में 100 में से 99 अंक लाता है 99 अंक। और वहीं दूसरा उम्मीदवार बमुश्किल 35 अंक लाकर किसी तरह पास हो जाता है। लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तो पता चलता है कि वो 35 अंक वाला पुलिस की वर्दी पहन लेता है और 99 अंक वाला वो खाली हाथ लौट जाता है। बिल्कुल, और ये सुनकर किसी को भी लग सकता है कि ये तो बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर है या कोई घोटाला है। राइट, घोटाले जैसा ही लगता है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि इस बहाली में यह कोई घोटाला नहीं है। ये बिहार पुलिस चयन परिषद यानी CSBC का एक बेहद सख्त और पूरी तरह से वैज्ञानिक नियम है। अच्छा, तो मतलब ये जो आम धारणा है कि बस किताबें पढ़ो, OMR शीट पर गोले भरो और नौकरी पक्की कर लो, वो ढांचा यहाँ पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। असल में इस चयन प्रक्रिया का जो ढांचा है ना, वो किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा शरीर की क्षमताओं, दबाव झेलने की ताकत और त्वरित निर्णयों पर आधारित है। तो चलिए सबसे पहले इसी सबसे बड़े भ्रम को तोड़ते हैं। बचपन से यही सिखाया गया है कि लिखित परीक्षा ही सबसे अहम होती है। सही बात है। लेकिन जैसा कि आपने बताया, इस बहाली में लिखित परीक्षा के अंक फाइनल मेरिट में जुड़ते ही नहीं है। अगर कोई टॉप भी कर ले तो उसका वो स्कोर आगे कहीं काम नहीं आने वाला। बिल्कुल नहीं जुड़ते। देखिए, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जब लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं ना, तो विभाग को एक ऐसा फिल्टर चाहिए होता है जो भीड़ को कम कर सके। मतलब एक तरह से सिर्फ भीड़ छांटने का तरीका है। एग्जैक्टली। लिखित परीक्षा सिर्फ एक प्रारंभिक योग्यता परीक्षा है, एक क्राउड कंट्रोल मैकेनिज्म। विभाग बस ये देखना चाहता है कि क्या उम्मीदवार में न्यूनतम बौद्धिक क्षमता है कि वो पुलिस मैनुअल या FIR पढ़ सके। राइट। एक बार वो योग्यता साबित हो गई तो उसके बाद वो 99 अंक वाला और 35 अंक वाला दोनों बिल्कुल एक ही कतार में खड़े हो जाते हैं। अगर मैं इसे एक बहुत ही व्यवहारिक एनालॉजी से समझूं तो लिखित परीक्षा सिर्फ एक मूवी टिकट की तरह है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये टिकट सिर्फ आपको सिनेमा हॉल यानी कि जो फिजिकल ग्राउंड है उसके अंदर एंट्री दिलाती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो टिकट किसी ने ब्लैक में 2 गुनी कीमत देकर खरीदी है या लाइन में लगकर मुफ्त में पाई है। हाँ, अंदर जाने के बाद फिल्म तो सबके लिए एक ही है ना। बिल्कुल। एक बार जब हॉल के अंदर एंट्री मिल गई तो असली परफॉर्मेंस और असली खेल तो उसके बाद ही शुरू होता है ना। और वो जो असली खेल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है शारीरिक दक्षता परीक्षा या PET। आपकी जो फाइनल मेरिट है वो पूरी तरह से फिजिकल के 100 अंकों पर ही बनेगी। तो ये 100 अंकों का गणित क्या है? इसमें दौड़ के लिए 50 अंक निर्धारित है, गोला फेंक के लिए 25 अंक और ऊंची कूद के लिए 25 अंक है। नियम एकदम सीधा है। समय जितना कम लगेगा और दूरी जितनी ज्यादा होगी, आपको उतने ही ज्यादा अंक मिलेंगे। यहाँ मुझे एक चीज खटक रही है। देखिए, दौड़ना तो समझ में आता है कि हाँ, अपराधी का पीछा करना है तो पुलिस को दौड़ना आना चाहिए। हाँ, लेकिन ये गोला फेंक या ऊंची कूद का क्या तुक है? एक कांस्टेबल को ड्यूटी के दौरान कौन सा लोहे का भारी गोला फेंकना होता है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन इसके पीछे प्योर बायोमैकेनिक्स और ऑक्यूपेशनल फिटनेस का विज्ञान है। अच्छा। हाँ, एक पुलिसकर्मी का काम सिर्फ भागना नहीं होता है। जब ड्यूटी पर किसी हिंसक भीड़ को नियंत्रित करना हो या किसी अपराधी से हाथापाई हो जाए, तो वहां आपको एक्सप्लोजिव अपर बॉडी स्ट्रेंथ और कोर स्टेबिलिटी चाहिए होती है। मतलब अचानक से जो ताकत लगानी पड़ती है। बिल्कुल। गोला फेंक सिर्फ बांह की ताकत नहीं मापता। ये शरीर के निचले हिस्से से लेकर कंधे तक पैदा होने वाली एक झटकेदार ऊर्जा का परीक्षण है। यही ऊर्जा किसी को पकड़ने या खुद को बचाने में काम आती है। वाकई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और ऊंची कूद लोअर बॉडी की उस बर्स्ट एनर्जी को टेस्ट करती है जो अचानक किसी दीवार को फांदने या किसी बाधा को कूदकर पार करने के लिए जरूरी है। ये 100% एक सिमुलेशन है उन स्थितियों का जो फील्ड पर कभी भी आ सकती हैं। ये नजरिया वाकई हैरान करने वाला है।
मतलब हर एक इवेंट किसी न किसी रियल लाइफ पुलिसिंग ड्यूटी का टेस्ट है। बिल्कुल। अच्छा, अब मान लेते हैं कि फिजिकल टेस्ट हो गया, हम्म। हजारों उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उनके अंक आ गए। हाँ। लेकिन जब हम 19,838 पदों की बात कर रहे हैं और हर कैटेगरी का अपना रिजर्वेशन होता है, तो इन अंकों को प्रोसेस कैसे किया जाता है? क्योंकि इतने बड़े डेटा में तो इंसानी पक्षपात या ह्यूमन बायस का बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसी ह्यूमन बायस से बचने के लिए पूरी प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। जब फिजिकल खत्म होता है तो बोर्ड कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट तैयार करता है। सारा डेटा सॉफ्टवेयर में डाला जाता है। तो सॉफ्टवेयर आरक्षण के नियमों का पालन कैसे करता है? सबसे पहले ये देखा जाता है कि कुल सीटों को अलग अलग श्रेणियों जैसे एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और सामान्य वर्ग में कैसे बांटा गया है। फिर सॉफ्टवेयर सभी उम्मीदवारों को उनके अंकों के आधार पर हाई टू लो यानी ऊपर से नीचे के क्रम में लगा देता है। मतलब जो सबसे ज्यादा अंक लाएगा वो सबसे ऊपर। हाँ, और जो टॉप स्कोर करते हैं, चाहे वे किसी भी आरक्षित वर्ग के क्यों ना हो, वे सीधे जनरल लिस्ट में चले जाते हैं। इसे मेरिट बेस्ड माइग्रेशन कहते हैं। अच्छा, और बाकी सीटें? जब सामान्य वर्ग की सीटें फुल हो जाते हैं, उसके बाद जो सीटें बचती हैं उन्हें उम्मीदवारों की अपनी अपनी कैटेगरी के कोटे से भरा जाता है। ये तो हो गया कंप्यूटर का काम, लेकिन यहाँ एक बड़ा व्यावहारिक सवाल उठता है। क्या? कागजात तो इंसान ही बनवाते हैं ना, और उनमें अक्सर छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। जैसे किसी का एनसीएल या कास्ट सर्टिफिकेट है जिसमें ब्लॉक ऑफिसर के साइन तो हैं लेकिन एसडीओ के नहीं है। हाँ, ये बहुत आम बात है। तो सॉफ्टवेयर तो ऐसी चीजों को नहीं समझेगा ना। क्या सिर्फ एक क्लेरिकल गलती के कारण मशीन किसी ऐसे उम्मीदवार को बाहर फेंक देती है जिसने फिजिकल में 90 अंक हासिल किए हों? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एक ऐसा पड़ाव है जहां व्यवस्था को मशीन से वापस इंसानों के हाथ में आना पड़ता है। कंप्यूटर केवल अंकों की छंटनी के लिए है। तो दस्तावेजों की जांच इंसान करते हैं? बिल्कुल। डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी के स्तर पर मशीन पर भरोसा नहीं किया जाता। अगर कोई प्रमाण पत्र पेंडिंग फ्लैग हो जाता है तो उसकी जांच बहुत बारीकी से मैन्युअली की जाती है। मतलब अधिकारी खुद फाइल खोल कर देखते हैं? हाँ, वे ये तय करते हैं कि सर्टिफिकेट में जो कमी है वो सिर्फ एक टाइपो है या कोई जानबूझकर किया गया फर्जीवाड़ा है। अगर उम्मीदवार का दावा जेन्युइन है तो उसे क्लियर कर दिया जाता है ताकि किसी भी योग्य उम्मीदवार के साथ अन्याय ना हो। ये सुनकर यकीनन राहत मिलती है, लेकिन इन सब के बीच मुझे गणित का एक बुनियादी नियम याद आ रहा है। कौन सा नियम? जिसे पिजन होल प्रिंसिपल कहते हैं। ये कहता है कि अगर कबूतरों की संख्या उनके बैठने के खानों से ज्यादा हो जाए तो एक खाने में एक से ज्यादा कबूतरों को बैठना ही पड़ेगा। मैं समझ रही हूँ आप कहाँ जा रहे हैं। इस बहाली में लाखों उम्मीदवार हैं और अंक सिर्फ 100 हैं, तो ये तो तय है कि सैकड़ों या शायद हजारों उम्मीदवारों के अंक बिल्कुल समान होंगे। बिल्कुल, होते ही हैं। मान लीजिए किसी कैटेगरी में आखिरी 50 सीटें बची हैं और उन 50 सीटों के लिए 500 उम्मीदवारों के ठीक 76 अंक हैं। अब तो सिस्टम क्रैश हो जाना चाहिए। ये सॉफ्टवेयर इस क्लैश को कैसे सुलझाता है? जब ऐसी स्थिति आती है तो मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प चरण शुरू होता है, जिसे टाई ब्रेकर नियम कहते हैं। अगर दो छात्रों के फिजिकल अंक बराबर हो जाएं तो ये नियम काम आता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? इसके 3 नियम हैं। पहला है उम्र। जब उम्मीदवारों के अंक समान हो जाते हैं तो उनके जन्म तिथि का मिलान होता है। जिसकी उम्र बड़ी होगी, सिस्टम उसे प्राथमिकता देगा। रीड, वाकई ज्यादा उम्र वाले को प्राथमिकता? ये तो पुलिस की नौकरी के बिल्कुल खिलाफ लग रहा है। मेरा मतलब है कि पुलिस फोर्स को तो तेज तरार और फुर्तीली युवाओं की जरूरत होती है ना? सतही तौर पर देखने में ऐसा ही लगता है। अगर एक उम्मीदवार 21 साल का है और दूसरा 28 साल का, तो 21 साल वाले को लेना ज्यादा तार्किक नहीं है? देखिए, इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो बहुत गहरी है। पुलिस की नौकरी केवल दौड़ने भागने के बारे में नहीं है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां एक गलत फैसला पूरे इलाके में दंगा भड़का सकता है। ये बात तो है। ऐसे तनाव वाले क्षणों में एक 28 साल के व्यक्ति का जो दिमाग का हिस्सा होता है ना, जो फैसले लेने का काम करता है, वो एक 21 साल के युवा की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित होता है। उम्र को प्राथमिकता देकर सिस्टम वास्तव में मैच्योरिटी और अनुभव का सम्मान कर रहा है। वाकई ये व्याख्या सोचने पे मजबूर करती है कि सिस्टम को सिर्फ फुर्ती नहीं बल्कि ठहराव भी चाहिए। लेकिन क्या हो अगर उम्र भी बिल्कुल समान निकल जाए? मान लीजिए दोनों 28 साल के हैं और एक ही दिन पैदा हुए हैं, तब दूसरा नियम लागू होता है, आपकी शैक्षणिक योग्यता। अगर उम्र समान है तो ये देखा जाता है कि किस उम्मीदवार ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। मतलब 12वीं पास और ग्रेजुएशन वाले में से? ग्रेजुएशन वाले को तरजीह मिलेगी क्योंकि अधिक शिक्षा व्यक्ति के दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है।
चलिए, मैंने उम्र का तर्क मान लिया, शिक्षा का भी मान लिया, लेकिन सोचिए अंक भी बराबर हैं, दोनों एक ही दिन पैदा हुए हैं और दोनों ने ग्रेजुएशन ही कर रखी है। क्या इसके आगे भी कोई फिल्टर है या फिर बस टॉस उछाला जाता है? टॉस तो नहीं उछाल सकते, लेकिन जो तीसरा नियम है वो किसी टॉस से कम दिलचस्प नहीं है। अगर ऊपर के दोनों नियम फेल हो जाए तो फिर नाम के पहले अक्षर के आधार पर फैसला होता है। नाम के पहले अक्षर? मतलब ABCD? हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जिसके नाम का अक्षर पहले आएगा उसे मेरिट में जगह मिल जाएगी। अरे बाप रे, ये तो हद ही हो गई। ये नियम तो ऐसा है कि अगर सब कुछ बिल्कुल समान हो तो अमन नाम के व्यक्ति को सिर्फ इसलिए नौकरी मिल जाएगी क्योंकि उसका नाम ए से शुरू होता है, और जाकिर नाम का व्यक्ति सिर्फ अपने नाम के अक्षर के कारण बाहर हो जाएगा। मैं जानती हूँ ये सुनने में अजीब और शायद थोड़ा मनमाना भी लगता है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये एक मजबूरी है। जब सारे वैज्ञानिक पैमाने खत्म हो जाते हैं तो व्यवस्था को कहीं ना कहीं तो एक लकीर खींचनी ही पड़ती है ना। हाँ, वो तो है। हालांकि वास्तविकता में इस तीसरे नियम तक पहुंचने की नौबत बहुत कम ही आती है। ज्यादातर टाई पहले और दूसरे नियम पर ही टूट जाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि किसी तरह ये टाई ब्रेकर का तिलिस्म पार हो गया और मेरिट पे नाम आ गया, तो क्या अब ये माना जाए कि संघर्ष खत्म हुआ और अब सीधा वर्दी मिलने वाली है? बिल्कुल नहीं। मेरिट आने पर आपको जिला या यूनिट अलॉट की जाती है। ये आपके फिजिकल परफॉर्मेंस और आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। अच्छा, तो ये आवंटन होता कैसा है? ज्यादा नंबर वालों को अक्सर जिला पुलिस मिलती है, क्योंकि वहां आम जनता से सीधा संवाद होता है, जबकि बाकी लोगों को BSAP यानी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस या अन्य विशेष यूनिट्स में भेजा जाता है। तो जिला मिल गया, अब इसके बाद क्या सीधा ज्वाइनिंग होती है? नहीं, इसके बाद सफलता की राह का अगला कदम है मेडिकल टेस्ट। अब आम धारणा तो यही है कि बेल्ट की नौकरी है तो मेडिकल बिल्कुल आर्मी जैसा खूंखार होगा, लेकिन हमारे जो स्रोत हैं वो कुछ अलग ही बताते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। पुलिस का मेडिकल टेस्ट आर्मी जितना सख्त नहीं होता है। अच्छा? हाँ, क्योंकि देखिए आर्मी को सरहदों पर जंग लड़नी है, जहां शरीर को बहुत ही चरम स्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन पुलिस का काम आम नागरिक सुरक्षा का है। उनका मेडिकल ये देखने के लिए होता है कि व्यक्ति सामान्य ड्यूटी के लिए फिट है या नहीं। ये जांच जिला सदर अस्पताल में होती है और वहां का माहौल काफी सपोर्टिव होता है। जिन पर डॉक्टर्स की खास नजर होती है। जी बिल्कुल। इसमें सबसे पहला है नॉक नी, यानी दोनों घुटनों का आपस में सटना। इसको लेकर तो युवाओं के बीच एक बड़ा ही देसी नुस्खा चलता है कि रात में दोनों घुटनों के बीच तकिया लगाकर सो जाओ। हाँ, मैंने भी सुना है। क्या सच में ये चीजें काम करती हैं? और वैसे भी घुटनों का सटना इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? देखिए, तकिया लगाने वाला नुस्खा एक तरह का पोस्चरल करेक्शन है। बहुत हल्की सी दिक्कत हो तो लंबे समय में थोड़ा असर कर सकता है, लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए मानते हैं क्योंकि पुलिस को अक्सर अपराधियों के पीछे भागना पड़ता है। अगर घुटने टकराएंगे तो दौड़ते समय संतुलन बिगड़ सकता है और इंसान मुंह के बल गिर सकता है। ये तो बहुत रिस्की है। दूसरा बिंदु है फ्लैट फुट या सपाट पैर। अब यहाँ मेरा एक सवाल है। आज के इस आधुनिक दौर में जहाँ पुलिस के पास PCR वैन और मोटरसाइकिलें हैं, वहाँ पैरों के तलवों का सपाट होना सच में इतना बड़ा मुद्दा है? सुनने में ये पुराने जमाने का नियम लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत जरूरी है। पैर के तलवे में जो कर्व या घुमाव होता है वो शरीर के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अच्छा, जैसे गाड़ियों में होता है? बिल्कुल। जब इंसान दौड़ता है या लंबे समय तक खड़ा रहता है तो शरीर का सारा वजन उसी घुमाव के जरिए जमीन पर बंटता है। अब फ्लैट फुट वाले के पैरों में वो शॉक एब्जॉर्बर नहीं होता, तो दौड़ते समय सारा झटका सीधे टखनों, घुटनों और रीढ़ की हड्डी तक जाता है। बाप रे, तब तो बहुत जल्दी थकान हो जाएगी। हाँ, और कमर दर्द शुरू हो जाएगा। अगर कोई दंगा हो गया या लंबी VIP ड्यूटी लग गई तो वो व्यक्ति वहां टिक ही नहीं पाएगा। ये तो बहुत ही सॉलिड तकनीकी कारण है। तीसरा और सबसे खतरनाक बिंदु जो दस्तावेजों में है वो है कलर ब्लाइंडनेस। इसमें कोई रियायत नहीं है, ये 100% रिस्क वाला मामला है। हाँ, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस का कोई इलाज ही नहीं है ना। ये आंखों की बनावट से जुड़ी दिक्कत है। अब पुलिस की नौकरी में रंगों की पहचान न होना तो जानलेवा हो सकता है। वो कैसे?
मान लीजिए वायरलेस पर मैसेज आता है कि लाल रंग की शर्ट पहने एक अपराधी हरे रंग की मोटरसाइकिल से भाग रहा है। अब अगर ड्यूटी पर तैनात सिपाही को लाल और हरा रंग एक जैसा ही दिखाई दे रहा है तो पूरी नाकाबंदी ही गलत दिशा में चली जाएगी। अरे हाँ, ये तो पूरा केस ही पलट देगा। और बाकी जो दो बिंदु हैं, आंखों की रोशनी और सुनने की क्षमता के लिए तो मशीन से जांच होती है, लेकिन आंखों के लिए मैंने पढ़ा कि लेसिक सर्जरी पर डॉक्टर थोड़ा नरम रहते हैं। जी, कुल मिलाकर कहें तो कलर ब्लाइंडनेस को छोड़ते बाकी चीजों में थोड़ी बहुत सुधार की गुंजाइश रहती है। वो किसी को बाहर निकालने के लिए मेडिकल नहीं करते, बस फिट लोगों को चुनना चाहते हैं। सही बात। तो दस्तावेजों के हिसाब से रिजल्ट आते ही विभाग सबसे पहला काम वीवीआर का करता है, यानी वेरिफिकेशन ऑफ वाइटल्स एंड रिकॉर्ड्स। जी। अब आम तौर पर लोग इसे बस एक फॉर्म भरने और 2 फोटो चिपकाने वाली चीज मान लेते हैं, लेकिन असल में ये कोई कागजी खाना पूर्ति नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। वीवीआर असल में एक बहुत ही सघन फिजिकल वेरिफिकेशन है। मतलब जब कोई उम्मीदवार अपना स्थायी पता देता है, तो जो जिला पुलिस है वो उस पते पर अपना एक अधिकारी भेजती है। अच्छा, मतलब पुलिस खुद चलकर घर आती है? हाँ बिल्कुल। और वो सिर्फ ये देखने नहीं आते कि वहाँ कोई मकान है या नहीं। उनका असल काम ये जांचना है कि उस व्यक्ति का चाल चलन कैसा है। वो पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, स्थानीय सरपंच या मुखिया से बात करते हैं। यानी पूरी कुंडली निकाली जाती है। अगर इसे थोड़ा आसान भाषा में समझें तो यह एक तरह का सोशल क्रेडिट स्कोर चेक करने जैसा है, जहां आपका अपना समाज ही आपका रिपोर्ट कार्ड बनाता है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा पेच भी तो है। मतलब गांव या छोटे कस्बों में आपसी रंजिशें बहुत आम होती हैं। तो मान लीजिए किसी पड़ोसी के उम्मीदवार के परिवार से कोई पुरानी दुश्मनी है। हाँ, ऐसा अक्सर होता है। और वो पुलिस के सामने जानबूझकर गलत बातें बोल दे तो क्या होगा? मतलब क्या सिर्फ एक पड़ोसी की झूठी शिकायत से किसी के सालों का सपना टूट सकता है? ये डर बहुत वाजिब है और लगभग हर किसी के मन में आता है। लेकिन पुलिस सिर्फ किसी एक इंसान की सुनी सुनाई बातों पर फैसला नहीं लेती। उनका अपना एक तरीका होता है जिसे हैबिचुअल बिहेवियर या आदतन व्यवहार की जांच कहते हैं। अच्छा, वो कैसे काम करता है? देखिए, अगर कोई एक पड़ोसी शिकायत करता है तो पुलिस उसे क्रॉस वेरीफाई करती है। सबसे जरूरी बात यह है कि वो थाने की डायरी और सनाहा चेक करते हैं। अगर उस व्यक्ति के खिलाफ पहले से थाने में मोहल्ले वालों की कई शिकायतें दर्ज हैं और वो सच में विवादों में रहा है, तभी उस पर शक किया जाएगा। किसी एक झूठी शिकायत से नौकरी नहीं जाती। चलिए, ये सुनकर तो काफी राहत मिलती है कि सिस्टम में इस तरह के चेक मौजूद हैं। लेकिन जब पुराने रिकॉर्ड की बात आती है तो एफआईआर वाला जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा डराता है। स्रोतों में बहुत सख्ती से कहा गया है कि एफआईआर छिपाना सबसे बड़ा गुनाह है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी गलती है जो कोई कर सकता है। मतलब एक तरफ तो वो पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं और दूसरी तरफ उनका खुद का पुलिस रिकॉर्ड है। ये बड़ा विरोधाभासी लगता है ना, इसीलिए लोग डर की मारे इसे छिपा लेते हैं। विरोधाभासी जरूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नियम इसके बहुत ही साफ है। अगर किसी पर कोई केस है और वो फॉर्म में ईमानदारी से इसकी जानकारी देता है, तो पुलिस विभाग उस मामले को देखकर विचार कर सकता है। मतलब स्कोप है। हाँ, लेकिन अगर किसी ने फॉर्म में साफ नो लिख दिया और फिर वेरिफिकेशन में पता चला कि केस तो है, तो इसे सीधे तौर पर फ्रॉड या धोखाधड़ी माना जाता है और ऐसे में आवेदन तुरंत रद्द हो जाता है, चाहे वो केस कितना भी छोटा क्यों ना हो। बाप रे, मतलब ईमानदारी ही बचाव का एक रास्ता है। लेकिन मान लीजिए किसी ने सच बता भी दिया, तो क्या हर तरह के केस में नौकरी बच जाती है? यहीं पर कानून एक बहुत सख्त लकीर खींचता है। अगर अपराध बहुत गंभीर हैं, जिन्हें मॉरल टर्पिट्यूड या नैतिक पतन वाले अपराध कहते हैं, जैसे हत्या या डकैती। हाँ, हत्या, डकैती, बलात्कार या फिर 420 यानी धोखाधड़ी, ऐसे मामलों में ज्वाइनिंग की कोई गुंजाइश नहीं बचती। पुलिस समाज की रक्षक है, तो ऐसे आपराधिक इतिहास वाले लोगों को तो सिस्टम में नहीं लाया जा सकता। ये तो बिल्कुल तर्कसंगत है। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत देखें, खासकर ग्रामीण इलाकों में, तो अक्सर जमीन की मेड़ के विवाद होते हैं, या छात्रों के किसी विरोध प्रदर्शन में भीड़ के साथ कई युवाओं के नाम एफआईआर में डाल दिए जाते हैं। ये बहुत आम बात है। कई बार तो उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि उनका नाम एफआईआर में है। तो ऐसे मामूली मामलों में फंसे युवाओं का क्या होता है? देखिए, कानून इस व्यावहारिक समस्या को समझता है। अगर मामला बहुत मामूली है और अदालत में जा चुका है, तो अदालत का फैसला बहुत मायने रखता है। अगर कोर्ट ने उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया है,
जिसे हम ऑनरेबल एक्विटल कहते हैं, तो फिर जॉइनिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। यहीं पर मुझे एक कानूनी बात सुलझाने की जरूरत लग रही है। हम अक्सर दो शब्द सुनते हैं, एक बाइज्जत बरी और दूसरा संदेह का लाभ, जिसे बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं। जी। आम बोलचाल में तो लोग यही कहते हैं कि भाई वो छूट गया। लेकिन क्या पुलिस जॉइनिंग के नजरिए से इन दोनों में कोई फर्क है? बहुत बड़ा और बहुत तकनीकी फर्क है, और लोग अक्सर इसी में फंस जाते हैं। देखिए, बाइज्जत बरी का मतलब है कि कोर्ट ने सारे सबूत देखे और कहा कि आरोप पूरी तरह झूठे थे, मतलब वो इंसान निर्दोष है। क्लीन चिट मिल गई। बिल्कुल। लेकिन डाउट का लाभ मिलने का मतलब है कि कोर्ट को उस पर शक तो है, लेकिन पुलिस उसके खिलाफ पक्के सबूत पेश नहीं कर पाई, तो सबूतों की कमी के कारण उसे छोड़ा जा रहा है। ओह, तो इसका नौकरी पर क्या असर पड़ता है? पुलिस विभाग बाइज्जत बरी वाले जजमेंट को तो मान लेता है, लेकिन डाउट के लाभ वाले मामलों में वो जॉइनिंग रोक सकते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि कोर्ट के जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी अपने पास जरूर रखनी चाहिए। और शायद यही वजह है कि जॉइनिंग के टाइम पर एक हलफनामा या एफिडेविट भरना जाता है ना, क्योंकि हलफनामा कोई आम कागज तो है नहीं, वो एक शपथ है। अगर उसमें गलत जानकारी दी तो नौकरी तो जाएगी ही, उल्टा जेल जाने का भी खतरा रहता है। एकदम सही। हलफनामा इस बात की गारंटी है कि कल को कुछ गलत निकला तो उसकी पूरी कानूनी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की ही होगी। खैर, तो ये तो बात हुई कागजों और चरित्र की। जब इंसान समाज और सिस्टम की नजरों में बेदाग साबित हो जाता है तो उसे फौलाद बनाने का काम शुरू होता है राजगीर या नाथनगर के ट्रेनिंग सेंटरों में। और यहाँ से ना जिंदगी पूरी 360 डिग्री घूम जाती है। बिल्कुल। स्रोतों के हिसाब से सुबह किसी अलार्म से नहीं होती, बल्कि उस्ताद की उस तेज सीटी से होती है जो सुबह 4 बजे बजती है। वो सीटी सिर्फ एक आवाज नहीं है, वो एक तरह की मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग है। जैसे ही सीटी बजती है, इंसान का वो पुराना आलस वाला जीवन पीछे छूट जाता है। फिर पीटी, परेड ग्राउंड और बाएं मुड़ दाएं मुड़ का जो दौर चलता है, वो शरीर को मशीन बना देता है। इसी से मुझे याद आया, ट्रेनिंग में जिस चीज का सबसे ज्यादा खौफ होता है वो है रगड़ा। एक स्रोत में इसका जिक्र है और वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ, रगड़ा बहुत मशहूर है। अगर टोली के किसी एक जवान ने गलती की तो सजा पूरी टोली को मिलती है। भरी दोपहर में राइफल लेकर ग्राउंड के चक्कर लगाना, बाहर से देखने पर तो ये बहुत अन्याय लगता है कि गलती एक की और सजा सबको। सतह से देखने पर यह ज्यादती लग सकती है, लेकिन सैन्य या पुलिस ट्रेनिंग में इसे ग्रुप पनिशमेंट कहते हैं, और इसका एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। अच्छा, वो क्या? देखिए, जब सड़क पे पुलिस की कोई टुकड़ी किसी हिंसक भीड़ का सामना करती है, तो वो अलग अलग इंसानों की तरह काम नहीं कर सकते। वो एक पूरी यूनिट होते हैं। टीम वर्क। बिल्कुल। अगर उस टीम में से किसी एक ने घबराकर अपना संयम खो दिया या बिना आदेश के गोली चला दी, तो पूरी टीम और आम जनता की जान जा सकती है। यानी ये उनके बीच एक अदृश्य डोर बांधने का तरीका है। एकदम सही। एक की गलती सबको सजा वाला नियम जवानों के अंदर ये एहसास भरता है कि वो एक दूसरे के जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। जब वो एक साथ पसीना बहाते हैं, एक साथ सजा भुगतते हैं, तो उनके बीच का रिश्ता इतना मजबूत हो जाता है कि फिर सड़क पर कोई उकसावा उन्हें तोड़ नहीं सकता। उनका मानसिक धैर्य बहुत मजबूत हो जाता है। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है इसे देखने का। लेकिन आज की जो स्मार्ट पुलिसिंग है, वो सिर्फ लाठी चलाने या दौड़ने तक तो सीमित नहीं है ना। यहीं से हमारी चर्चा का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। जी। आज के जवानों को शारीरिक मेहनत के साथ साथ कानूनी किताबों से भी जूझना पड़ रहा है। 1 जुलाई 2024 से देश के कानूनों में बहुत बड़ा बदलाव आया है, और ये सब अब ट्रेनिंग के सिलेबस का हिस्सा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। सदियों से जो अंग्रेजों के जमाने की आईपीसी चल रही थी, उसकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस पढ़ाई जा रही है। सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई है, और पुराने एविडेंस एक्ट को हटाकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम या बीएसए लागू हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब एक सिपाही को सिर्फ फिट नहीं बल्कि कानून का विद्वान भी होना पड़ेगा। लेकिन जमीनी स्तर पर इसका क्या मतलब है? जमीनी स्तर पर इसका असर बहुत गहरा है। पहले पुलिस का फोकस सिर्फ सजा दिलाने पर होता था, अब नए कानूनों में फोकस न्याय दिलाने पर है। अच्छा। मान लीजिए सड़क पर कोई घटना होती है, नए साक्ष्य अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूतों को बहुत महत्व दिया गया है। अगर कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा है, तो सिपाही को पता होना चाहिए कि उसे सबूत के तौर पर कैसे सुरक्षित रखना है।
अगर पहले ही स्टेप पर डिजिटल सबूत खराब हो गया तो पूरा केस बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा मानवाधिकारों का ध्यान रखते हुए एफआईआर कैसे लिखनी है, ये सब आज की स्मार्ट पुलिसिंग का हिस्सा है। कमाल है। मतलब दिन भर की कड़ी पीटी, धूप का वो रगड़ा और फिर क्लासरूम में बैठकर इन जटिल कानूनों को समझना। इतनी थकावट के बाद आखिर सुकून कहाँ मिलता है? हाँ, सुकून मिलता है बैरक में और मेस के खाने में। ये ट्रेनिंग का सबसे इमोशनल हिस्सा होता है। हाँ, स्रोतों में भी इस बैरक लाइफ का बहुत ही मार्मिक जिक्र है। एक बहुत बड़ा हॉल होता है जहां कतार से कई बिस्तर लगे होते हैं, और सबसे खास बात यह है कि उस हॉल में पूरे राज्य की तस्वीर दिखती है। बिल्कुल। कोई चंपारण से आया है, कोई पूर्णिया से, तो कोई गया से। समाज में जो जाति या क्षेत्र को लेकर खाइयां होती हैं, वो बैरक में आकर कैसे मिट जाती हैं ना? एकदम सही कह रहे हैं आप। जब अलग अलग बैकग्राउंड के लड़के एक ही हॉल में सोते हैं, एक ही मेस में सादा दाल चावल रोटी खाते हैं, तो भारी दुनिया की सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं। उनकी सिर्फ एक पहचान रह जाती है, खाकी। और यही वो दोस्तियां होती हैं जो जिंदगी भर चलती हैं। हाँ, जो कल को गोलियों के सामने एक दूसरे की ढाल बनती हैं। और इस पूरी तपस्या का एक बहुत बड़ा आर्थिक इनाम भी तो है, पहली सैलरी। स्रोतों में बताया गया है कि ट्रेनिंग के दौरान भी जवानों को पूरी सैलरी मिलती है। जी, लगभग 30,000 से ऊपर बनती है। उसमें से बस मेस और वर्दी के रखरखाव का कुछ हिस्सा कटता है। जरा सोचिए, जो युवा सालों से बेरोजगारी झेल रहा था, जब वो ट्रेनिंग से छुट्टी लेकर घर जाता है और पहली सैलरी अपने माता पिता के हाथ में रखता है, मेरा मतलब है उस पल की जो खुशी है उसकी कीमत दुनिया का कोई रगड़ा नहीं चुका सकता। बिल्कुल। वो सिर्फ पैसा नहीं है, वो उनके फौलाद बनने का और उनके संघर्ष का प्रमाण पत्र होता है। ये सफर सच में असाधारण है। मतलब एक पीडीएफ की लिस्ट से शुरू होकर पुलिस वेरिफिकेशन, एफआईआर के खौफ से बचना, मेडिकल टेस्ट पास करना, फिर सुबह 4 बजे की सीटी, धूप का रगड़ा, नए कानूनों की पढ़ाई और अंत में बैरक की वो दोस्ती। ये सब साबित करता है कि वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, और जो इस भट्टी से निकल जाता है, वो पूरी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन जाता है। बिल्कुल। इस विस्तृत चर्चा ने पूरी ट्रेनिंग की जो तस्वीर पेश की है वो बहुत ही लाजवाब है। लेकिन इन सारे दस्तावेजों को देखने के बाद मेरे मन में एक बहुत गहरा विचार आ रहा है। वो क्या? देखिए, हमने बात की कि ट्रेनिंग सेंटर में अनुशासन सिखाया जाता है, कानून रटाए जाते हैं, लेकिन ये सब तो एक कंट्रोल्ड माहौल में होता है ना। वहाँ उस्ताद हैं जो गलती सुधार सकते हैं। सही बात है। लेकिन जरा सोचिए, जब ये नए जवान ट्रेनिंग पूरी करके अपनी ड्यूटी के बिल्कुल पहले दिन सड़क पर उतरेंगे और अचानक किसी हिंसक भीड़ या सड़क हादसे में फंस जाएंगे, वहां तो कोई नियम काम नहीं करेगा। जी। तो क्या उस अफरा तफरी में उस्ताद की वो सीटी की गूंज और किताबों के पन्ने काम आएंगे? असल में मानसिक धैर्य की जो असली परीक्षा है वो ट्रेनिंग सेंटर के ग्राउंड में खत्म नहीं होती, बल्कि सड़क के उस पहले दिन से शुरू होती है। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। किताबों का ज्ञान और ग्राउंड की हकीकत जब टकराते हैं, तभी असली पुलिसिंग जन्म लेती है। असल दुनिया का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता। बिल्कुल। असली परीक्षा तो सड़क की चुनौतियों में है, और इसीलिए सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। हमेशा कुछ नया सीखते रहना ही सबसे बड़ा हथियार है। तो इसी के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं रोकते हैं। नॉलेज एकेडमी 24 पर हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।